जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं अपने नए सेशन को आगे बढ़ाते हुए। तो आगे बढ़ाने में ये जो दूसरा सेशन है, दूसरा सेशन में जो है कि हम लोग उपस्थित हुए हैं, जिसमें सबसे पहले आप स्टैटिक जीके को देखते हैं। स्टैटिक जीके को देखने के बाद फिर आपको पॉलिटी को देखेंगे। तो आप लोग जिस तरह से अपना प्यार मेरे ऊपर दे रहे हैं, तो या इस चैनल पे दे रहे हैं, तो आप लोग इसी प्रकार से प्यार और सपोर्ट करते रहिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करवाने का प्रयास कीजिए, जिससे कि हम भी आप लोगों के लिए एक बड़े मंच पर जल्दी उतरने का जो हम लोग जो शौक रख रहे हैं, उस शौक को पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। स्टैटिक जीके और साइंस में जो है कि आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग रेगुलर बने रहिएगा इसी तरह। तो चलिए आप लोग को बताना है कि दर्पण का जो सूत्र होता है, वो दर्पण का सूत्र क्या होता है। तो दर्पण का सूत्र याद रखेगा 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, यानी 1/v और u को जोड़ लेना है, बराबर 1/f को पूरा लेना है। यानी याद रखना v और u जो होता है वह एक जगह होता है, v और u एक जगह होता है और बराबर 1/f निकाल लेंगे। तो याद रख लेना यह दर्पण सूत्र होता है। यह क्या होता है? दर्पण सूत्र। और आप लोग को पता है कि उत्तल दर्पण को हम लोग ज्ञात करते हैं प्लस में और अवतल को माइनस में, अवतल को माइनस में। और आप लोग को पता है कि जो है कि आपका ये लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वह डाइऑप्टर, लेंस की क्षमता का मात्रक डाइऑप्टर होता है। यह डाइऑप्टर है तो सही है, नहीं तो एम इनवर्स रहता है, एम इनवर्स रहता है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन बताना है आप लोग को कि प्रोपाइन में जो होता है किस प्रकार का बंद होता है? त्रिबंध होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है प्रोपाइन में, ट्रिपल बॉन्ड। अब आप बात करते हैं आपको एल्किन, एल्केन, एल्काइन का। एल्किन का जो सूत्र होता है वह होता है CnH2n, बस यहीं तक, CnH2n एल्किन। और एल्काइन का जो होता है, एल्किन हो गया एल्केन का, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n प्लस 2 और एल्काइन माइनस 2, लास्ट में एल्काइन माइनस 2, यानी CnH2n माइनस 2। याद रखिएगा एल्किन, एल्केन, एल्काइन। एल्किन सबसे छोटा अक्षर होता है, इसीलिए याद रखना है उसमें CnH2n होता है। उसके बाद फिर एल्किन हो गया, फिर एल्केन, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n माइनस प्लस 2 और एल्काइन माइनस 2, एल्काइन माइनस 2। और याद रख लीजिएगा ब्यूटेन, ये मेथेन का सूत्र होता है CH4। उसके बाद मेथेन हो गया, फिर आपका हो गया एथेन, एथेन का जो सूत्र होता है वह होता है आपका C2H6, C2H6, यानी मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेनेन, हेक्टेन, नोनेन, डेकेन। इस तरह से आप बढ़ते चलिएगा, आपका सब जो है कि आंसर आते चलेगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन क्या कहलाता है? जड़त्व मापन। क्या मापन कहलाता है? जड़त्व। और आप लोग को हम बताए हैं कि जड़त्व जो होता है, जड़त्व जो होता है वह किसी वस्तु के द्रव्यमान को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? द्रव्यमान को। और आप लोग को हम बताए हैं कि न्यूटन का जो प्रथम गति नियम है उसे हम लोग जड़त्व के नियम के रूप में भी जानते हैं, या फिर उसे गैलीलियो के नियम से भी जानते हैं, या उसे लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। यानी कोई वस्तु अगर अपने सीधी रेखा में चल रही है तो वह सीधी ही चलते रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। वहीं अगर हम देखते हैं न्यूटन के दूसरे गति नियम, तो न्यूटन के दूसरे गति नियम से हम लोग को बल का व्यंजक प्राप्त होता है, अर्थात F बराबर ma, F बराबर ma, यानी F यानी हो गया फोर्स, यानी फोर्स बराबर हो गया आपका m यानी मास, गुना a से एक्सीलरेशन, यानी कि द्रव्यमान गुना त्वरण। वहीं अगर हम न्यूटन के तीसरे गति नियम को देखते हैं, तो न्यूटन के तीसरे गति नियम को आपका जो है कि आपका जो है कि रिफ्लेक्स एक्शन उस पर काम करता है, अर्थात उसे क्रिया प्रतिक्रिया बल भी कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया। यानी अगर आप कोई जैसे आप कोई वस्तु काम कर रहे हैं, यानी कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए दीवार पे आप धक्का दे रहे हैं, दीवार भी आप पे धक्का दे रहा है, इसका मतलब समझिए आप कार्य कर रहे हैं लेकिन आपके प्रति भी वो कार्य कर रहा है, अर्थात कार्य प्रतिक्रिया नियम भी इसे कहते हैं। अर्थात याद रखना न्यूटन के तीसरे गति नियम को जो है कि आपका क्रिया प्रतिक्रिया नियम के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं और आप लोग को हम बार बार बताते हैं, न्यूटन ने जो आपका गति का नियम दिया था वह प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में दिया था, और प्रिंसिपिया नामक पुस्तक की रचना 1687 में किया गया था। कब किया गया था? 1687 में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है CO का सापेक्ष द्रव्यमान कितना होता है? तो आप लोग को बता, अगर पूछता है ग्रुप डी ऐसा एग्जाम में, टेक्नीशियन में बैठिएगा, ड्राइवर में बैठिएगा, तो आपको साइंस पूछेगा, तो साइंस में से विभिन्न प्रकार का आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए पूछेगा। तो आणविक द्रव्यमान जो निकालते हैं, आपको अगर परमाणु संख्या याद है किसी भी तत्व का तो आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो हम आपको पूछे CRO,
तो CRO यानी कार्बन और ऑक्सीजन इसमें दोनों है। तो कार्बन और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या अगर हमको पता रहेगा तो आसानी से हम निकाल पाएंगे भाई आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। कितना होता है? 6। अब 6 जो हुआ वो परमाणु संख्या हुआ, और उसका लगभग अगर हम डबल करते हैं तो परमाणु द्रव्यमान आ जाता है। यानी 6 दूना 12 हो गया उसका परमाणु द्रव्यमान, और आणविक द्रव्यमान निकालने में आपको द्रव्यमान संख्या का जरूरत पड़ता है। यानी पहले परमाणु रहेगा तो द्रव्यमान डबल करके निकाल लेंगे, और डबल जो रहेगा उसे हम जोड़ देंगे बाद में चल के। यानी कार्बन का 12 निकल गया परमाणु द्रव्यमान, और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 8। कितना होता है? 8। और 8 दूना 16, 8 दूना कितना करेंगे? 16। यानी द्रव्यमान हमको ऑक्सीजन का 16 पता चल गया, कार्बन का 12, 16 12 28, 16 12 28। तो याद रखिएगा CO जिसे हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे हम लोग दमघुट गैस के नाम से भी जानते हैं। जैसे आप लोग घर सब में अगर वो लालटेन वगैरह या दिया वगैरह जलाते होंगे तो उसे देखते होंगे कि ऊपर में वो काला काला राख टाइप का ऊपर में धुआं निकलता है, उससे वो गैस बहुत जहरीली गैस होता है। और अगर आप किसी बंद रूम में उसे जला के छोड़ दीजिएगा और उसी रूम में आप बैठिएगा, कहीं भी आपको जो है कि लीकेज नहीं रहना चाहिए रूम में, तो आप कुछ ही दिनों देर में आपको लग जाएगा कि आपका दम घुटने लगा है, आपका दम घुटने लगेगा। और वो एक जहरीली गैस होती है, और दम जब घुटने लगते लगते जो है कि वो आदमी जो है कि स्वर्ग सिधार सकता है। तो याद रख लीजिएगा, दम घुट गैस के नाम से जो जानते हैं वह कार्बन मोनोऑक्साइड को जानते हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र होता है CO, और कार्बन मोनोऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान 28 होता है। कितना होता है? 28। अगर आप जो है कि LP का तैयारी करते हैं तो उसमें बहुत बार या ग्रुप डी में पूछा गया है CO2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं CO2। तो उसी तरह दोनों का परमाणु संख्या होता है, हमको पता है, कार्बन का 6 ऑक्सीजन का 8। तो कार्बन का 6 या तो 6 दूना 12 निकाल लिए, यानी कार्बन का या 12 द्रव्यमान, ऑक्सीजन का कितना होता है? 8। हाँ, 8 दूना 16। लेकिन 16 सिंपल रहता तब ना, 16 उसमें 2 लगा हुआ है, तो 16 दूना 32 करेंगे, 16 दूना यानी 32 12 कितना? 44। यानी CO2 का आणविक द्रव्यमान 44। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि हाइड्रा में जो आपका पुनर्जनन होता है, हाइड्रा जो कि आपका आगे पीढ़ी दर पीढ़ी जो परिवर्तन करते हैं वह मुकुलन के द्वारा, किसके द्वारा? मुकुलन। यानी हाइड्रा जो प्रजनन करते हैं वह मुकुलन विधि के द्वारा, किसके द्वारा? मुकुलन विधि के द्वारा, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में केवल गैस ही भरा हुआ है? तो याद रखना है कि आपका आवर्त 1 में केवल गैस है, आवर्त 1 में केवल गैस है। किसमें है? आवर्त 1 में केवल गैस है। और आवर्त सारणी का जो खोज किया है वह किया है आपका मोसले ने। अभी का जो आप लोग रूम में या जो आपके रूम में या फिर आप जो मार्केट से खरीदते हैं वह आधुनिक आवर्त सारणी है, आपको मेंडलीव प्लान नहीं मिलता है। आपको ये पीरियोडिक टेबल जो मिलता है, अभी आपको आवर्त सारणी जो मिलता है वह मोसले वाला मिलता है, 1913 वाला मिलता है। और मोसले का संबंध ब्रिटेन से था। और यह जो मिलता है यह परमाणु संख्या के आधार पर हमको मिलता है कि भाई हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है। तो ये जो मिलता है हमको परमाणु संख्या के आधार पर मिलता है। इसका मतलब मोसले ने जो दिया था आपका तत्व वह आपको परमाणु संख्या पे दिया था, और मेंडलीव ने परमाणु भार पे दिया था, परमाणु भार पे दिया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और मेंडलीव का संबंध था आपका रूस से, मेंडलीव का संबंध रूस से था। और मेंडलीव ने आपका 1869 में जो है कि पहली बार प्रदान किया था आपका आवर्त सारणी। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी मोसले, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। यह कथन जो है वह किस वैज्ञानिक का, कौन सा नियम का था? तो याद रख लीजिएगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम याद रखना है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती है, ना ही उत्पन्न की जा सकती है। सिर्फ ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। जैसे आप कोई हार्ड काम करते होंगे तो आपको लगता होगा मेरा एनर्जी लॉस हो गया, लेकिन कुछ देर के बाद आपको पुनः लगता होगा कि मेरा एनर्जी फिर से कन्वर्ट हो चुका है, फिर से रीजनरेट हो गया है। तो यह याद रखिएगा, यह ऊर्जा संरक्षण का नियम है। कौन सा नियम है? ऊर्जा संरक्षण का नियम। अगला क्वेश्चन, और ऊर्जा जो होता है कार्य और ऊर्जा का मात्रक वो जूल होता है। कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है। और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को, लेकिन कार्य करने की दर को शक्ति। इसीलिए दोनों ध्यान से, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा, कार्य करने की दर को शक्ति, कार्य करने की दर को शक्ति। यानी शक्ति बराबर होता है W/T, क्योंकि शक्ति लगा दर लगा है इसलिए उसमें समय से भाग पड़ेगा, W/T होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है,
विद्युत परिपथ में जो कहने का मतलब तार जो होता है, वायर जो होता है, उसी को कहते हैं विद्युत परिपथ, यानी कि वो बिजली को ले जाने वाला रास्ता, परिपथ। यानी याद रखना है कि विद्युत परिपथ में किस मौलिक कण के हस्तांतरण के फलस्वरूप हमें बिजली प्राप्त होती है या करंट प्राप्त होती है, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण जो होता है आपका प्रति सेकंड, उसी हस्तांतरण के फलस्वरूप उसमें आवेश पैदा होती है, और जब आवेश एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है तभी जो है कि वहां पर विद्युत पास कर रहा है, इलेक्ट्रिक पास कर रहा है और बल्ब और पंखा जल रहा है। तो याद रखना है वह इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण के फलस्वरूप है और प्रति सेकंड जो है कि वह प्राप्त होता रहता है, तभी जो है कि चलता है। और आप लोग को बताए थे कि विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वह एम्पियर, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर और विद्युत धारा का सीजीएस मात्रक बायोट। याद रखिएगा विद्युत धारा का सीजीएस मात्रक बायोट। और आप लोग को बता दे, एक होता है एसआई मात्रक, एक होता है सीजीएस मात्रक, एक होता है एमकेएस मात्रक। और एसआई मात्रक जो होता है वह आपका जो है कि कुछ अलग होता है, लेकिन आपका एमकेएस मात्रक और जो सीजीएस मात्रक होता है वह दोनों सेम होता है। वह दोनों क्या होता है? सेम होता है, याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल को क्या कहता है? दाब। क्या कहता है? दाब। यानी याद रखना है थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को दाब कहा जाता है, अर्थात दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल, यानी बल को ही थ्रस्ट कहा जाता है। बल को ही क्या कहता है? थ्रस्ट। यानी कि आपका याद रखिएगा विज्ञान के भाषा में बल तो कहा जाता है, लेकिन बल का दूसरा रूप थ्रस्ट होता है। क्योंकि आप लोग को पता है कि दाब जहां पर लगाते हैं, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। यानी याद आपको हम आसानी से करवा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरा कॉपी है, कॉपी या किताब है, ये एक प्रकार का क्षेत्रफल है, एरिया कुछ घेर रहा है। तो इसका मतलब अगर हम उस पे से बल लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं? बल। जब ऊपर से बल लगा रहे हैं, यानी ऊपर में हम बल को रखे हैं, ऊपर में बल को रखे हैं, नीचे क्षेत्रफल को रखे हैं। नीचे किसको रखे हैं? और जब यहाँ ऊपर से बल लगा रहे हैं, नीचे क्षेत्रफल है, तो ये दबाएगा कि नहीं दबाएगा? दबाएगा। तो याद रख लेना है दाब बराबर बल अब बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल हो गया। और बल का मात्रक न्यूटन होता है और आपका क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। यानी दाब बराबर हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और जिसे हम लोग पास्कल के रूप में भी जानते हैं। यानी दाब का एक मात्रक पास्कल भी होता है, दाब का एक मात्रक पास्कल भी होता है। और याद रखना है बल को हम लोग थ्रस्ट के रूप में भी जानते हैं, बल को हम लोग थ्रस्ट के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, एक कूलम्ब बटे एक सेकंड, एक कूलम्ब बटे एक सेकंड बराबर कितना मान होगा? एक एम्पियर। कितना होगा? क्योंकि आप लोग को पता है कि कूलम्ब जो मात्रक होता है वह आवेश का मात्रक होता है, और समय जो नीचे लिखा है समय होता है किसका? समय का। यानी कि आवेश बटे समय, आवेश बटे समय, यानी Q बटे टी जो होता है बराबर I होता है। क्या होता है? I। यानी याद रखना I मतलब हो गया विद्युत धारा, I मतलब विद्युत धारा, यानी विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय, आवेश बटे समय। यानी आपको वही चीज जो आपको वायर में जो आपका विद्युत जा रहा है, अर्थात कितना सेकंड, यानी कि प्रति सेकंड जो आवेश उसमें प्रभावित हो रहा है, उसी को विद्युत धारा से डिनोट करते हैं। यानी I बराबर Q बाई टी, I बराबर Q बाई टी। यानी कि याद रखना है I बराबर Q बाई टी, यानी Q मतलब आवेश, आवेश नीचे समय, आवेश बटे समय बराबर विद्युत धारा, अर्थात आवेश का मात्रक होता है कूलम्ब और समय का होता है सेकंड। यानी कूलम्ब पर सेकंड में जो मात्रक होगा वह विद्युत धारा का होगा। किसका होगा? लेकिन एम्पियर सेकंड जो मात्रक होता है वह होता है आपका आवेश का। किसका होता है? आवेश का। उसी को जब पलटा के गुणा कीजिएगा तब आपका आवेश बाहर आएगा, तो विद्युत धारा और इधर समय दोनों गुना हो जाएगा। यानी Q बराबर IT, Q बराबर IT। और आप लोग को बता दे कि न्यूमेरिकल भी आप लोग को हम बताएंगे बहुत आसानी से, तो आप लोग वो भी टेंशन नहीं लेना है। भले आपको यहाँ पर लग रहा होगा अभी कि बहुत छात्र को नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जो हल्का फल्का पढ़े होंगे उनको आसानी से समझ में आ रहा होगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो आप भी उसी तरह के स्टूडेंट बन जाइएगा, लेकिन आपको नेगेटिव नहीं होना है। आपको हम जो है कि आपको बताएंगे कि न्यूमेरिकल 10 पीस करके आपको डेली बताएंगे। तो जब एग्जाम आने दीजिए, जो कि एसएससी जीडी का एग्जाम खत्म होने दीजिए, आपको जो है कि बताएंगे बहुत आसानी से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, विद्युत पंखा जो है वह किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में चेंज कर रहा है? तो इसका मतलब याद रखना है, ये जो आपका विद्युत पंखा है
इसमें हम विद्युत को डाल रहे हैं, इसमें हम आपका करंट डाल रहे हैं, तो इसका मतलब एक तो विद्युत ऊर्जा हम उसमें डाल रहे हैं और वो हमको यांत्रिक में परिवर्तित करके दे रहा है, यंत्र के रूप में काम करके दिखा रहा है हमको, तभी ना हमको ठंडा की अनुभूति हो रहा है। तो याद रख लेना है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। उसी तरह से डायनमो है, आप लोग को पता होगा डायनमो, डायनमो जो होता है उसको एक यंत्र रहता है, ये एक मशीन रहता है और उसमें जाके हम हैंडल मारते हैं, हैंडल मार के जो है कि वह विद्युत का उत्पादन कर देता है। इसका मतलब वह एक यंत्र है और यंत्र को कन्वर्ट कर देता है विद्युत में, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को। और आप लोग को बता दें डायनमो का जो खोज किया था या आविष्कार किया था वह माइकल फैराडे ने ट्रांसफार्मर का भी खोज किया है। ट्रांसफार्मर जो गांव सब में लगा रहता है या जहां भी यूज होता है, तो याद रखना है ट्रांसफार्मर का खोज पूछे या डायनमो का खोज पूछे, याद रख लेना है माइकल फैराडे। किसने किया है? और आप लोग को बता दे कि आपका जो ये रहता है आपका ट्रांसफार्मर, वह उच्च एसी को निम्न एसी में परिवर्तित करता है, वह उच्च एसी को निम्न एसी में। ऐसा नहीं कि मार दीजिएगा कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ऐसा नहीं मारिएगा। आप लोग को एक हम यंत्र बताते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एक ऐसा यंत्र है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, एसी को डीसी में। लेकिन अगर हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर का, तो ट्रांसफार्मर देखते होंगे उधर से हाई वोल्टेज आया है, उसको जो है कि लो में कन्वर्ट करके गांव में वितरित कर रहा है। तो इसका मतलब है कि वह उच्च एसी को निम्न इस एसी में परिवर्तित करता है। ये समझ में आ गया। और दोनों का जो खोज किया है ट्रांसफार्मर और जो है कि आपका डायनमो का, दोनों का माइकल फैराडे, याद रखिएगा। और आप लोग को बता दें कि ट्रांसफार्मर जो कार्य करता है वह आपका अन्योन प्रेरण पर काम करता है, अन्योन प्रेरण पर काम करता है, याद रखिएगा। और आप लोग को बता दें, क्वेश्चन आता है कि विद्युत मोटर जो है वह आपका कौन से हाथ वाले नियम पर आधारित है। तो आप लोग को बता दे, एक मोटर आता है, एक जनरेटर आता है। मोटर मतलब हो गया लाइट वाला, मोटर हो गया लाइट वाला, जनरेटर हो गया उसमें तेल देके हम स्टार्ट मार के उसको जो है कि विद्युत उत्पादन करते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप देखते होंगे जनरेटर जो स्टार्ट करते होंगे अक्सर दायां हाथ से स्टार्ट होता है, यानी कि आपको रेयर केस में बायां हाथ वाला आदमी मिलता है तो वो जो है कि उसको हटा दीजिए। लेकिन जनरेटर जो स्टार्ट करते हैं दायां हाथ से, यानी दायां हाथ का नियम जनरेटर ले लिया। कौन ले लिया? तो क्वेश्चन याद रख लीजिएगा, जनरेटर जो चलता है वह आपका दायां यानी फ्लेमिंग के वाम हाथ, ये दायां हाथ के नियम पर। किस नियम पर? दायां हाथ के नियम पर आपका काम करता है जनरेटर। वही आपका बायां हाथ के नियम मोटर, बायां मोटर, क्योंकि मोटर का बटन आप कोई किसी भी हाथ से दबा सकते हैं, वो चल जाएगा। यानी जनरेटर हो गया आपका दायां और बायां हो गया मोटर, बायां हो गया मोटर, याद रख लीजिएगा। और आप लोग को पता है कि एसी का जो खोज किया हुआ निकोला टेस्ला ने किया है। किसने किया है? निकोला टेस्ला ने आपका एसी का खोज किया है। एसी जो करंट होता है, अल्टरनेटिव करंट, जिसे हम लोग प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, इसका खोज निकोला टेस्ला ने किया है। और बैटरी का खोज भी निकोला टेस्ला ने किया है, बैटरी का खोज भी निकोला टेस्ला ने किया है। बोल्ट उसका मात्रक होता है, बोल्ट उसका मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, दूध से दही में परिवर्तित होना, दूध से दही में परिवर्तित होना कौन सी ऊर्जा रूपांतरण है? रासायनिक। किसका है? आप लोग को दोबारा रिकॉल करवा देते हैं, यानी जो चीज दोबारा प्राप्त किया जा सके वो भौतिक होता है। क्या होता है? जैसे दूध से हम दही बना लिए, तो क्या दही से फिर हम दूध बना सकते हैं? नहीं, यानी यह रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन? जैसे आप लोग को पता है कि अगर हम किसी पौधा को काट देते हैं तो दोबारा वो जो है कि बढ़ जाएगा, यानी दोबारा वो जो है कि आगे अपनी गति को प्राप्त करके दोबारा एक पौधा बन जाएगा। इसका मतलब वो पहले की गति यानी पहले की स्थिति को प्राप्त कर रहा है, इसका मतलब वो भौतिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन? भौतिक। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। दूध से दही का जमना रासायनिक, लेकिन याद रखिएगा दूध से दही जमना वो किण्वन प्रक्रिया के द्वारा। किसके द्वारा? किण्वन प्रक्रिया के द्वारा। और आपको लोग को हम कुछ देर पहले बताए थे, किण्वन प्रक्रिया का कोई लुईस पास्चर ने किया था। किसने किया था? लुईस पास्चर ने किया था, लुईस पास्चर। और दूध से दही जो जमता है वो लैक्टोबैसिलस के कारण। किसके कारण? लैक्टो अर्थात लैक्टिक, यानी दूध और दही में लैक्टिक अम्ल, दूध और दही में कौन सा? लैक्टिक अम्ल, याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा पॉलिटी पे। संडे के दिन जितना भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपको लोग को 2 वीडियो में प्राप्त होगा अलग अलग, तो आप लोग उसे रिवीजन कीजिएगा और वह क्वेश्चन जो रहेगा आपका एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए आपका जो है कि स्टार्ट करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का जो टॉपिक छूटा हुआ था उसको थोड़ा सा कवर करने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग को बताना है सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन होता है
वह किस अनुच्छेद के तहत, तो आप लोग को बताना है इसका गठन 124 के तहत 124। सुप्रीम कोर्ट का गठन जो हुआ था भारत में पहली बार 1774 ईस्वी में आपका रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहली बार कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया था। और उसमें जो आपके न्यायाधीश थे उसमें कुल 4 न्यायाधीश थे, और जो मुख्य न्यायाधीश थे सर इलिजा इंपे, और जो 3 अन्य न्यायाधीश थे वो थे लैम्बर्ट, चेमेस्टर और हाइड, ये 3 थे। लेकिन आगे चलकर जब ब्रिटेन के सरकार ने जब 1935 का अधिनियम पारित किया, तो 1935 के अधिनियम के तहत जो है कि आपका पहली बार 1937 ईस्वी में 1937 में आपका संघ न्यायालय की स्थापना हुआ। और इसमें इसी का जब परिवर्तित करके आगे जब हमारा देश का संविधान लागू होता है या देश आजाद होता है, तो आप लोग को पता है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, और हमारा संविधान जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः हुआ। अर्थात उस दिन हम लोग एक गणतंत्र देश के रूप में जीना शुरू किए। तो याद रखना है आप लोग को कि जिस वर्ष हमारा संविधान लागू हुआ, डेट सहित याद रखना है 26 जनवरी, और जिस दिन लागू हुआ 26 जनवरी, इसके जस्ट 2 दिन के बाद 28 जनवरी आता है। कौन सा दिन आता है? और 28 जनवरी को इसके 2 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हो गया। किसका उद्घाटन हो गया? सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन। इसलिए आसानी से याद रख लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट का डेट पूछे उद्घाटन तो 28 जनवरी, और देश जो आपका गणतंत्र हुआ था, संविधान जो लागू हुआ था वह 26 जनवरी, यानी 26 जनवरी 28 जनवरी। थोड़ा सा लॉजिकल रूप से याद रखिएगा तो अच्छा से याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आप लोग को पता था कि भारत का जो पहला सुप्रीम कोर्ट था उसमें 1950 में, उसमें कुल जो न्यायाधीश आए थे उसमें 8 आए थे। कितने आए थे? 8 आए थे। कितना आए थे? और इसी तरह बढ़ते बढ़ते वर्तमान का अगर हम भारत देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट देखते हैं, तो उसमें 34 है। कितना है? 34। और वर्तमान समय में भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के जो आपके मुख्य न्यायाधीश है, डी.वाई. चंद्रचूड़। कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़। याद रखने का प्रयास कीजिएगा, यह 50वें नंबर के हैं, 50 नंबर के हैं। अगर हम बात करते हैं भारत के पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो याद रख लीजिएगा जस्टिस हीरालाल जे कानिया। जस्टिस हीरालाल जे कानिया याद रखिएगा। और भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक भी आपका महिला मुख्य न्यायाधीश अभी तक नहीं बनी है। और याद रखिएगा कि भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के जो पहले दलित मुख्य न्यायाधीश बने थे वो बने थे के.जी. बालकृष्णन। याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आप लोग को बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय के से संबंधित कौन सा भाग को हम लोग जानते हैं, तो भाग 5। किसको जानते हैं? भाग 5। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग थे, वर्तमान में 25 भाग है। लेकिन इस भाग में, टोटल भाग में से अगर हम भाग 5 को देखें तो सबसे बड़े भाग के रूप में काम कर रहा है। हमारे संविधान का जो सबसे बड़ा भाग है वह भाग 5 है, क्योंकि उसमें हम लोग पूरे संघ को देख लेते हैं, पूरे भारत सरकार को देख लेते हैं। इसीलिए भाग 5 जो है आपका वह 52 से लेके 151 तक काम करता है। कहां से कहां तक? 52 से 151। अर्थात इसमें लगभग 100 अनुच्छेद आता है। अर्थात याद रखना है सबसे बड़ा जो आपका भाग है भाग 5 है। वहीं अगर माइंड में आप लोग को आता होगा तो सबसे छोटा कौन है, तो भाग 2 है। कौन सा है? जिसमें भाग 2 और 2 के पैर पे चलते हैं नागरिक। कौन चलता है? नागरिक। ये सब याद रखने का प्रयास कीजिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का में जो न्यायाधीश की संख्या हम बढ़ा सकते हैं, उसको अधिकार जो दिया गया है सिर्फ और सिर्फ किसे? संसद। तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट में पहले 8 था, 8 से 11 हुआ, 11 से 14 हुआ, इस तरह बढ़ते बढ़ते जो 34 हुआ है, यह सारा जो काम का जो हैंड ओवर किया गया था वो संसद को किया गया था। लेकिन बढ़ाने का काम संसद करती है, लेकिन आप लोग को हम बताए थे उसे नियुक्ति करवाने का काम जो करते हैं वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करते हैं, तो अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करते हैं 5 प्रकार का। क्योंकि आप लोग को बताए हैं कि मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट जो हम लोग का है, अगर उससे संबंधित किसी प्रकार की गड़बड़ी या हानि होती है, जिसे आम आदमी का या मौलिक अधिकार का हनन होता है,
तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो है कि आपका 32 के तहत उसमें कहा गया है कि उसके तहत हम संवैधानिक उपचार करेंगे, और उसी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी करता है, और रीट जारी करके जो आपका हनन पहुंचाया है, जो आपको दिक्कत पहुंचाया है, उसके विरुद्ध कार्रवाई करना शुरू करेंगे। लेकिन यही क्वेश्चन जब हाई कोर्ट के संदर्भ में देखते हैं कि हाई कोर्ट जो रीट जारी करता है किस अनुच्छेद के तहत, तो याद रख लीजिएगा 226। वहीं अगर हम बात करते हैं कि भारत के अंदर में जो आपका सर्वोच्च न्यायालय जो न्याय देने की सबसे बड़ी संस्था है, वह एक अभिलेख न्यायालय है। किस अनुच्छेद के तहत? 129 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय का मतलब है अगर वहां पर आपका कोई प्रकार का केस चल रहा है, या जो भी केस चलता है जिस भी व्यक्ति का, उसे एक रिकॉर्ड के रूप में लिख के सब चीज रखा जाता है, यानी लेख के रूप में लिखा जाता है, अर्थात वह वर्षों तक सुरक्षित चलता है। अगर मान लीजिए 2024 में कोई केस होता है तो वह आपका जाके 2050 में भी निकालिएगा तो वह आपका भली भांति सुरक्षित निकल जाएगा, क्योंकि वह आपका एक अभिलेख के रूप में लिख के रखा गया था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जो सारा रिकॉर्ड जो रखता है अनुच्छेद 129 के तहत अभिलेख के रूप में। और वहीं अगर यही चीज जब हम हाई कोर्ट के संदर्भ में देखते हैं, तो हाई कोर्ट जो एक अभिलेख न्यायालय है 215 के तहत याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और भारत में हाई कोर्ट की संख्या वर्तमान में आपका 25 है, और सुप्रीम कोर्ट की संख्या 1। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये देखिएगा 124 सब जानता है, 129 सब जानता है, लेकिन और एक दो एक्स्ट्रा फैक्ट देते हैं, आपको याद रख के चलना पड़ेगा। तो याद रख लीजिएगा 127 अनुच्छेद। कौन सा अनुच्छेद? 127 अनुच्छेद के तहत तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। किसकी नियुक्ति की जाती है? तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो ये सब चीज आप लोग जो है कि याद रखिएगा। तदर्थ न्यायाधीश का मतलब होता है, अनुच्छेद 127 का तहत तदर्थ न्यायाधीश। तो आप लोग को बता दें कि तदर्थ न्यायाधीश जो होता है, जब एक्स्ट्रा काम वगैरह उसमें बढ़ जाता है आपका तदर्थ न्यायाधीश में, यानी जब सुप्रीम कोर्ट में जब कार्यभार बढ़ जाता है, तो उसे आपका निपटाने के लिए आपको जो है कि अधिक से अधिक जो है आपका 1/10 की संख्या में नियुक्त कर सकते हैं। आप लोग को बता देते हैं, जैसे आप लोग याद करते होंगे कि आपका गणपूर्ति 1/10 होता है। किसी भी बैठक को बुलाने के लिए 1/10 होता है, जैसे लोकसभा में या राज्यसभा में। या अगर आप ग्राम पंचायत को छोड़ दीजिएगा, ग्राम पंचायत का 1/6 है। 1/6 है आपका ग्राम पंचायत में आपका जो है कि ये आपका गणपूर्ति जिसे हम लोग कहते हैं, और दूसरे भाषा में क्या कहते हैं? गणपूर्ति को कोरम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरम। यानी गणपूर्ति या कोरम का मतलब होता है, जैसे हम लोग यहाँ यूज करने के लिए बैठे हुए ग्रुप डिस्कशन के लिए, तो कम से कम 2 आदमी आएगा तभी तो हम लोग जो बोल भी पाएंगे, अकेले तो बोल नहीं पाएंगे। तो यानी एक इधर बैठेगा, मान लीजिए कम से कम 2 आएगा तो हम कैसे कम चला सकते हैं, जो है कि टेम्पोररी रूप से, कि भाई अगर 5 स्टूडेंट आज नहीं आया तो 2 को भी आया तो हम जो है कि कार्रवाई को शुरू कर सकते हैं। तो उसी तरह सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई मुख्य न्यायाधीश आ गया तो अकेले तो कुछ कर नहीं पाएगा, तो उसके लिए कुछ मात्रा में जो है कि आपका आना जरूरी होता है। तो उसी प्रकार से याद रखिएगा कि जब आपका सुप्रीम कोर्ट में कार्य बढ़ जाता है, तो अनुच्छेद 127 कहता है कि आप जो है कि तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं, और जो भी पहले का काम बचा हुआ है आप आसानी से उसको निपटा सकते हैं। और याद रखिएगा तदर्थ न्यायाधीश के जो बन सकता है, जितना उसमें कुल न्यायाधीश है, कुल न्यायाधीश का 1/10 ही नियुक्त कर सकते हैं। जैसे वर्तमान समय में 34 गो कुल न्यायाधीश है, तो 34 का अगर हम 1/10 निकालते हैं तो 3.4 आएगा। 3.4 आएगा तो 3.4 आएगा तो किसी को 3.5 काट के तो नहीं बना सकते हैं 3.4 को। तो यानी याद रखें उसको 4 मानते हैं। कितना मानते हैं? 4। यानी याद रख लीजिएगा अधिक से अधिक 1/10 की नियुक्ति कर सकते हैं। और 10 में से अगर पूछेगा कितना हम कर सकते हैं, तो अभी वर्तमान के हिसाब के अनुसार हम 4 कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? और यह चर्चा अनुच्छेद 127 में है। किसमें है? 127 में। वहीं अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में, आप लोग को पता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक कवर करता है। 124 से लेकर 147 तक कवर करता है। तो उसी बीच में एक अनुच्छेद आता है 143, बहुत इंपॉर्टेंट है। 143 और 137 ये 2 को ही बताएंगे इसमें। उसके बाद जो है कि धीरे धीरे सेशन को जो है कि हम लोग समाप्त करेंगे। तो आप लोग को बता दें
कि जो अनुच्छेद 137 पे पहले बात करते हैं। आप लोग को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है अगर किसी व्यक्ति को या किसी मामले में अगर अपनी जो है कि डिसीजन सुना चुका है डिसीजन कि फलना नाम के व्यक्ति को जो है कि इसे मौत का सजा दिया जाए, तो वो व्यक्ति को भी अधिकार है कि उसके जो है कि दोबारा उस पर कार्रवाई शुरू करवा के अपने तरफ से जो है कि वह कुछ अपना दिमाग लगा के बचने का प्रयास करेगा कि नहीं करेगा। तो कहने का मतलब उसी तरह से, या फिर आपको पता है कि हम बताए थे कि भारत में जो शासन प्रशासन होता है वह 3 तरीका से होता है। एक आपका विधायिका करता है, एक कार्यपालिका करता है, एक न्यायपालिका करता है। तो आप लोग आसानी से समझिएगा कि ये न्यायिक पुनर्विलोकन 137 जो है, हम लोग रट लेते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन 137 में है, लेकिन वो है क्या वो हम नहीं समझ पाते हैं, तो वो चीज आपको समझना पड़ेगा। जैसे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये 3 प्रकार से आपका होता है काम। तो आपको पता है विधायिका का काम है आपका कानून का निर्माण करना, अर्थात संसद का काम है कानून का निर्माण करना, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा बैठते हैं। जब यह कानून का निर्माण करके कार्यपालिका के पास भेजता है तो उस कानून को जो कि वह लोग पालन करवाता है, अर्थात लागू करवाता है। और इन दोनों की जांच करने के लिए आप लोग को बताए थे कि न्यायपालिका आती है, अर्थात सबसे टॉप लेवल पे सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है, तो वही एक्शन लेती है कि भाई देखते हैं लोग सही से काम या पालन करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है। तो याद रख लीजिएगा कि जब वह जांच करने के लिए आएगा और जांच कर देगा, तब वह कुछ तो रिपोर्ट जारी करेगा कि यह जो कानून पास किए थे, जो है कि जैसे अग्निवीर का पास किए थे, तो वो जो है कि जांच करने के लिए आएगा। तो अग्निवीर अगर सही में अच्छा योजना है या नहीं है, तो उसे जांच करके कुछ तो भारत सरकार को रिपोर्ट देगा कि भाई आप सही काम किए हैं, गलत काम किए हैं, या सही से इसका जो पालन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो याद रखना है आपको कि वो जो भारत सरकार और विधायिका के खिलाफ जो आपका रिपोर्ट जारी करेगा, तो उसमें अगर भारत सरकार को लगेगा कि नहीं मेरे विरुद्ध जो है कि यह लोग जो है कि कुछ कमी दिखा रहा है, सुप्रीम कोर्ट मेरे कमी करने का प्रयास कर रहा है, या मेरा जो कमी जो था वह दिखाने का प्रयास कर रहा है, तो भारत सरकार या विधायिका को जो है कि यह अधिकार है कि हम उसे न्यायिक को पुनर्विलोकन करवा सकते हैं कि भाई हम बोलेंगे कि नहीं 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 हम सही काम किए थे, आप जाके जो है कि दोबारा एक बार फिर से जांच कर लीजिए, अर्थात जो मेरे विरुद्ध आप न्याय दिए हैं उस पर पुनर्विलोकन कर लीजिए, यानी उसको दोबारा देख लीजिए एक बार, और जो होगा तो फाइनल डिसीजन तो आप दीजिएगा ही, लेकिन आप एक बार दोबारा कर लीजिए प्रयास। तो कहने का मतलब यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन सुना चुका है उसे दोबारा वो जांच जो करेगा, री जांच जो करेगा, वो करेगा 137 के तहत, 137 के तहत। तो 137 137 हुआ ना, हाँ 137 के तहत। तो याद रख लीजिएगा इसे हम लोग कहते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन। और याद रखेगा न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रक्रिया भारतीय संविधान में अमेरिका से ली है, अमेरिका से ली है। लेकिन आप लोग को यही बात लगले बता देते हैं कि यह प्रक्रिया ब्रिटेन के संविधान में नहीं है, ब्रिटेन के संविधान में नहीं है। तो याद रख लीजिएगा अमेरिका का संविधान और ब्रिटेन के संविधान में सबसे मुख्य अंतर यही है, सबसे मुख्य अंतर यही है। लेकिन अगर कोई आदमी, और भारत के संविधान और ब्रिटेन के संविधान में भी मुख्य अंतर यही है। इन्हें बोलेगा कि भारत का संविधान, अगर कोई पूछेगा कि जब बताओ देखो सबसे मेन अंतर क्या है ब्रिटेन के संविधान और भारत के संविधान में, तो इन्हें बोल दीजिएगा कि यार ब्रिटेन का संविधान और लिखित है, यहाँ का लिखित है। तो वो कोई बहादुरी वाली बात नहीं, वो तो दुनिया जानती है। लेकिन आपको बताना है कि भाई जो भी डिसीजन सुनाता है वहां पर पुनर्विलोकन का अधिकार नहीं है, हमारे देश में है। और हमारे देश में जो है वो कहां से लिए हैं, अमेरिका से। कहां से लिए हैं, अमेरिका से। और ऐसा प्रावधान कौन अनुच्छेद में है, 137 में। समझ में आ गया। और आपका जो है कि 143 अगर देखते हैं, 143 देखते हैं, तो 143 अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति जो है वह उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकती है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकती है। 143 आप लोग का अनुच्छेद में जो है कि लगभग अनुच्छेद आप लोग का एग्जाम में जो आएगा वो सुप्रीम कोर्ट में क्लियर हो चुका है। तो आप लोग जो है कि इसी प्रकार से रेगुलर बने रहिए। और जीके जीएस करंट अफेयर्स मैथ में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगा। आप लोग जो है कि भरोसा किए हैं, आप इस तरह से अधिक चैनल को शेयर कीजिए। जितना भी वीडियो आपके इस चैनल पे हम डालते हैं, अपने चैनल पे आप अधिक से अधिक प्यार कीजिए। हम भी आप ही में से एक हैं, तो आप समझिए कि आपका हम जब आगे बढ़ सकते हैं तो हम, मेरा एक ही काम है आगे बढ़ाने का, कि जब तक आपको हम पूरी तरह से मेहनत नहीं करेंगे आपके पीछे, या उस तरह से कंटेंट देने का काम नहीं करेंगे, या उस तरह से समझाने का काम नहीं करेंगे, तो आजकल किसी भी आदमी के पास या किसी के छात्र के पास उतना समय नहीं है कि वह फालतू का किसी आदमी का बात सुनता है। जैसे अभी हम 1 महीना का जो है कि अभी जो है कि हम शुरुआत किए, और 1 महीना में जो है कि डेली 500 से 600 ये एवरेज मेरा गति है पढ़ने का। जो वॉच टाइम आता है 600 घंटा, समझ सकते हैं कि यह
आपका नया चैनल 1 महीना हुआ है, उसमें लगभग आपका आदमी जो है या स्टूडेंट है 600 घंटा आपके समय बिता रहा है आपके चैनल पे। इसका मतलब कहीं ना कहीं बात है। और आप लोग जो कमेंट करते हैं वह कमेंट देखकर और भी सारा आदमी हम लोग को फोन करता है कि आप इसी तरह मेहनत करते रहिए, इसी तरह से रिजल्ट आगे होगा ही, क्योंकि क्वेश्चन बाहर जाएगा ही नहीं, क्योंकि एक टॉपिक से जो आप इतना क्वेश्चन करवा देते हैं कि उससे बाहर जाएगा ही नहीं। बस आप जो भी एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे आपके पास उसका सेट प्रैक्टिस होना चाहिए, उसका जो है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होना चाहिए, और उस आधार पर आप देख के जो है कि आगे प्रैक्टिस कीजिए। बस और कुछ नहीं हम बोलना चाहेंगे, बस एक बार भरोसा किए हैं और उस भरोसा पे हम खड़े उतरेंगे। बस आप इसमें अधिक से अधिक हमें सपोर्ट कीजिए और अपना। तो चलिए आज का सवाल हम लास्ट में पूछ रहे हैं कमेंट बॉक्स में। तो बहुत सारे छात्र ने जिस प्रकार से कमेंट करते हैं या फिर सवाल का जवाब देते हैं, तो आप लोग इसी तरह लगातार जवाब देते रहिए। उससे हम यही सोचेंगे कि आप जो है कि सही में दिल से मेहनत कर रहे हैं, और ये मतलब कंपटीशन का तैयारी करने वाले बहुत सारे छात्र मिलेंगे, लेकिन जो सच्चे लगन से करते हैं वो बहुत कम मात्रा में है। लेकिन इसीलिए आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए, सफलता आप लोग को जरूर मिलेगा। तो चलिए आज का लास्ट सवाल आप लोग को हम पूछ रहे हैं कमेंट बॉक्स में, तो आप लोग जवाब दीजिएगा। आप लोग को बताना है, आप लोग को बताना है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम जो आयु होना चाहिए, आयु सीमा, वो कितना वर्ष रखा गया है हमारे संविधान के द्वारा। तो आप लोग इसका जवाब जो है कि कमेंट बॉक्स में बहुत डिटेल में लिखने का प्रयास कीजिएगा, और जो उसमें से सबसे बेस्ट रहेगा जिसका आंसर, उनका हम पहला नंबर पे लेने का जो है कि वो प्रयास करेंगे, पहला रैंक देने का प्रयास करेंगे, और उसी शब्द से लगेगा कि नहीं वो हकीकत में आगे कुछ करने वाला है। तो आप लोग जो है कि इसी तरह से लगातार बने रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।